गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग डिवाइस को एक्सप्लेन किया था और आशा ऐसी रखती हूँ कि आप सभी को वो क्लियर भी हुआ होगा, समझ भी आया होगा। कुछ हमने ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन भी देखा था। एक बार फिर से ब्राउनिंग को शुरू करते हुए हम थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और अपनी पोएम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 को हुआ था। अगर हम उनको देखें एज ए पोएट ऑफ मैन, इंसान के कवि के रूप में, मानव के कवि के रूप में, तो ब्राउनिंग वाज रिचली एंडोयड आर्टिस्टिकली, अर्थात वो कलात्मक, विभिन्न प्रकार की कलात्मक शक्तियों से संपन्न थे। ही वॉज ए स्कल्प्टर, एक बात, पेंटर दूसरी बात, म्यूजिशियन तीसरी बात, एज वेल एज ए पोएट एंड ए ह्यूमरिस्ट। देखिए कितनी सारी विशेषताएं एक इंसान में छिपी हुई हैं। एक मूर्तिकार है, चित्रकार है, संगीतकार है, कवि है और एक हास्यकार भी है। His simple, direct, vigorous nature was homogeneous throughout. उसका साधारण प्रत्यक्ष जो स्वभाव है, प्रत्यक्ष और सबल स्वभाव जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। थ्रू आउट उसके काव्य के अंदर हर जगह हमें ये चीज़ दिखाई देती है। इन ऑब्जर्वेशन, अगर हम यूँ कहें कि निरीक्षण में, ही वॉज कीनली अलर्ट, बहुत गहनता से वो जागरूक रहने वाला है। और उसी का परिणाम है कि उसके जो मोनोलॉग हैं वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद यदि हम देखें इन इंटरेस्ट वाइड विदाउट प्रेजुडिस, यदि हम देखें उसकी मानव में रुचि कितनी है, तो बिना किसी भेदभाव के वो निष्पक्षता से मानव के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इन सिंपैथी लार्ज माइंडेड, यदि हम देखें सहानुभूति का गुण उसमें कितना है, तो वो उसमें काफ़ी बहुत ही बड़े मस्तिष्क वाला है, अर्थात बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है। अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर इस कविता के बारे में, मोनोलॉग माई लास्ट डचेस के बारे में। तो जो पोएम है, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर 1842। 1842 में ये कविता जो थी ये प्रकाशित हुई थी। एक संग्रह है ब्राउनिंग का ड्रामेटिक लिरिक्स नामक, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन ड्रामेटिक रोमांसेस, और बाद में इसको ड्रामेटिक रोमांसेस में भी शामिल कर दिया गया था। ये भी ब्राउनिंग का एक काव्य संग्रह है, ड्रामेटिक लिरिक्स भी और ड्रामेटिक रोमांसेस भी। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। श्रेष्ठ मोनोलॉग में से एक है। लाइक, जैसे कि मैंने पहले भी नाम बताए थे, ग्रामेरियंस फ्यूनरल। दिस लिरिक ऑल्सो अटेम्प्टेड टू ड्रामेटाइज हिस्ट्री। ये जो हमारी लिरिक जो हम पढ़ेंगे, ग्रामेरियंस फ्यूनरल, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, वो जो लिरिक है वो एक प्रकार से इतिहास को भी चित्रित करती है। ब्राउनिंग इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो लोगों के चरित्र में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। दैट हैव समथिंग एबनॉर्मल अबाउट देम, यही वो चरित्र जो कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ अस्पष्ट, असामान्य चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, ये उनमें दिलचस्पी लेने वाला व्यक्ति रहा है। दिस लिरिक टेक्स अप द सब्जेक्ट ऑफ जेलसी। अब ये जो हम माई लास्ट डचेस इज़ ए लिरिक, और इस लिरिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो इसका सब्जेक्ट है ईर्ष्या। सबसे पहली बात, विदाउट एनी लव, क्रुएल्टी ऑफ सेल्फ लव एंड द टायरनी ऑफ पोजेशन। एक बात, इन द पर्सनैलिटी ऑफ ए विडोवर, एक विदुर के स्वभाव के अंदर ये विचार ईर्ष्या के भाव, निर्दयता के भाव,
और संपत्ति के अधिकार के प्रति निरंकुशता के भाव एक विदुर व्यक्ति के चरित्र में दिखाई दे रहे हैं और यही इस लिरिक का सब्जेक्ट है। अब वो व्यक्ति कौन है? द ड्यूक ऑफ फरेरा। द ड्यूक ऑफ फरेरा कौन है ये? ही इज़ ए टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटालियन रिनाइसेंस। इटली में जो पुनर्जागरण काल हुआ था उस समय का ये एक बड़ा ही विचित्र सा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। द ड्यूक इज प्रेजेंटेड। अब इस कविता के अंदर उसको उपस्थित किया जाता है, दर्शाया जाता है इन द कंपनी ऑफ द एनवॉय ऑफ ए काउंट, एक मैसेंजर के साथ, इन फ्रंट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ हिज प्रीवियस डचेस, उसकी पहली पत्नी के चित्र के सामने। द एनवॉय रिमेन्स ए साइलेंट लिसनर। जो दूत है वो एक मूक श्रोता बन के रहा है टू द वर्ड्स ऑफ द ड्यूक, ड्यूक के शब्दों के सामने। बट हिज प्रेजेंस इज मेड नोन टू द रीडर्स, लेकिन पाठकों को उसकी उपस्थिति का आभास करवा दिया गया है। द ड्यूक नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ हिज प्रीवियस डचेस और प्रीवियस वाइफ। वो बड़ा निर्दयतापूर्ण जो अपनी पत्नी की हत्या करता है, अपनी पूर्व पत्नी की हत्या करता है, उसका चित्रण वो इस कविता में कर रहा है। एट द एंड मेक्स एन इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ ए रिच डावरी, और अंत में वो अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग को भी रखता है फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ, अपने होने वाले ससुर जी से। दो द ड्यूक रिवील्स टू द एनवॉय द कैरेक्टर ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ, यद्यपि वो उस दूत के सामने अपनी पुरानी पत्नी या पहले वाली पत्नी के चरित्र को भी रख देता है। बाय द वे ऑफ नरेशन, विवरण के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, और कहना चाहिए ही सेज हेयर हिज ओन कैरेक्टर, और साथ में अपने चरित्र को भी वो उघाड़ देता है, उजागर कर देता है। द पोयम दस इज द टचिंग रिविलेशन, एक बहुत ही हृदय विदारक उजागरता है ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डचेस, डचेस के चरित्र का, एंड द फेथफुल सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ द ड्यूक हिमसेल्फ, और वफादार देखिए व्यंग्यात्मक भाषा है ड्यूक के खुद के चरित्र का। इट इज़ ए ब्रीफ एंड सब्टल सेल्फ डेलिनिएशन ऑफ ड्यूक्स कैरेक्टर, ये बहुत ही संक्षिप्त लेकिन चातुर्यपूर्ण अपना ड्यूक के चरित्र का भी आत्म पतन है। यट द ड्यूलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज बोथ कन्विंसिंग एंड फेथफुल, हालांकि जो इसके अंदर ये द्वैतता है, एक तरफ तो उसकी पत्नी का चरित्र और अपने ही मुंह से वो अपने चरित्र का भी बखान कर रखा है, ये जो द्वैतता है काफ़ी दिलचस्प है, विश्वसनीय भी है, और जिसमें हमें विश्वास रखना चाहिए वो ऐसी भी है। इन ऑल, यदि हम कुछ कहें प्रोबेबिलिटी, इस संपूर्ण कहानी के पीछे एक संभावना और दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि द स्पीकर वॉज अल्फोंसो सेकेंड, कि जो इसके अंदर स्पीकर है वो अल्फोंसो सेकेंड है। अब ये अल्फोंसो सेकेंड कौन है? ये 5th ड्यूक ऑफ फरेरा, फरेरा स्थान का नाम है इटली के, वहाँ का ये ड्यूक रहा है, बॉर्न इन 1553, जो कि 1553 में पैदा हुआ था। हिज यंग वाइफ ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी डाइड एट द यंग एज ऑफ 17, और उसकी पत्नी युवा ही 17 वर्ष की अवस्था में मृत हो गई थी। इट वॉज बिलीव दैट, तो ऐसा विश्वास किया जाता था, शी वॉज पॉइजन्ड, कि जैसे उसको जहर दे के मार दिया गया हो। लेटर ही हैड एन ऑस्ट्रियन ब्राइड, उसके बाद अल्फोंसो ने एक ऑस्ट्रेलिया की दुल्हन से शादी की और जो कि इस वक्त में रहती थी और उसकी सेकंड पत्नी के रूप में निकल के आई। लेकिन क्रिटिक्स वर पजल्ड, क्रिटिक्स जो हैं वो काफ़ी उलझन में थे एज टू द एग्जैक्ट
एग्जैक्ट रेफरेंस ब्राउनिंग हैड इन माइंड इन दिस पोएम, कि वास्तव में इस पोएम को लिखते वक्त उसके मस्तिष्क में किस बात का प्रसंग था। इस बात में कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा उलझन है आलोचकों के मध्य। अब यहाँ पे कहना चाहिए कि जॉन डी रेया ट्रेस्ड द पोएम टू वेस्पियो क्यूजा ड्यूक ऑफ सवेनिया। अब यहाँ पर एक और चरित्र हमारे सामने आ रहा है जिसको कि देखते हैं। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्टिस्ट, वो कला का संरक्षक था। एंड हैड 3 वाइफ्स, लेकिन इसके 3 पत्नियाँ थीं ग्युइग्जगा के। ही सस्पेक्टेड द फर्स्ट ऑफ इनफेडिलिटी, पहली पत्नी के लिए उसने विश्वास किया कि शायद वो बेवफा थी। सी डिसअपियर्ड ऑल ऑफ ए सडन, और इसलिए अचानक वो गायब हो गई। एंड द ड्यूक सेड, और ड्यूक ने कहा कि दैट शी डाइड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, कि लगभग शायद वो मर सी गई है। विदाउट बीइंग एबल द स्पीक ए वर्ड, बिना एक शब्द भी बोले हुए। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ रेफरेंस देख रहे हैं, वो उनके बारे में हमें कन्फर्म नहीं है। क्रिटिक्स विभिन्न प्रकार के विचारों को सहारा दे रहे हैं। यहाँ पर एक नाम आएगा अभी आप लोगों के सामने, फ्रा पेंडोल पोएम के अंदर। तो फ्रा पेंडोल एंड एक नाम और आएगा क्लॉजेस इंसबर्ग, आर इमेजनरी आर्टिस्ट, ये एक काल्पनिक कलाकार के रूप में दिखाए गए हैं। द ड्यूक सीक्स टू इम्प्रेस ऑन द एनवॉय, वो देवदूत को, जो दूत है उसको क्या नाम से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑन हिज मास्टर, और उसके मालिक को, दैट हिज फ्यूचर वाइफ हैज़ टू एग्जिबिट ए सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, कि उसकी होने वाली पत्नी को आगे उसके साथ शादी के बाद किस तरीके का व्यवहार करना है। ही वुड नॉट टॉलरेट, वो इस बात को साफ साफ बता देता है कविता के अंदर कि वो सहन नहीं करेगा एनी राइवल्स, किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदी को, फॉर द स्माइल्स ऑफ हिज फ्यूचर वाइफ, कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। द न्यू वाइफ मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑल हर अटेंशन, वो आशा रखता है, वो स्पष्ट रूप से ये कह देता है कि उसे आशा है कि उसकी होने वाली पत्नी और जो है वो संपूर्ण ध्यान केंद्रण उसके ऊपर ही करेगी। एंड हिमसेल्फ अलोन, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही वो करेगी, ऐसा ये मानता है। और इसी के साथ ये कविता समाप्ति की ओर जाती है और समाप्त हो जाती है। अभी आपने देखा ये कविता किसके बारे में है, क्या बताया गया है। एक दूत है और ड्यूक ऑफ फरेरा है, ये दोनों हैं, एक लिसनर है और एक स्पीकर है। ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो स्पीकर है और जो दूत है वो लिसनर है। ड्यूक जो भी बोल रहा है यहाँ पर उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है, और जो कुछ वो बोल रहा है उन शब्दों से तो हम डचेस के चरित्र को निकाल रहे हैं, और जो उसके दिमाग में चल रहा है वो उससे जो है डचेस का चरित्र आ रहा है, और उसी के साथ साथ उसके खुद का चरित्र भी उजागर हो रहा है। फिर से देखते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक ऑफ फरेरा एंड हिज लेट वाइफ। द ड्यूक इज ऑफ ए जेलस एंड ग्रीडी नेचर। ये जो शब्द, ये जो विशेषण आते जा रहे हैं, इनको आप अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि ये आपको ड्यूक के कैरेक्टर के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले जेलस एंड ग्रीडी नेचर। ही किल्ड हिज प्रीवियस वाइफ, पत्नी को मरवा दिया, बिकॉज सी वॉज स्वीट एंड कर्टियस टू एवरीबडी, क्योंकि वो सबके प्रति मधुर व्यवहार करने वाली थी। सी वॉज नॉट सुपरफिलियसली केयरफुली टू प्लीज हर हस्बैंड, वो ऊपरी रूप से अपने पति को खुश करने नहीं करना चाहती थी। हर स्माइल वर नॉट रिजर्व फॉर हर हस्बैंड अलोन, वो कह रहा है कि उसकी मुस्कुराहट जो थी वो उसके पति के लिए सिर्फ आरक्षित नहीं थी। हाउ एवर द एविडेंट ट्रुथ वाज दैट, लेकिन हमारे सामने एक प्रत्यक्ष सबूत ये है कि ही पजेस्ट स्टैनिक प्राइड, कि उसके अंदर एक शैतानिक, एक तरह से जैसा शैतान के अंदर घमंड होता है वो हमें दिखाई देता है। एंड ए जेलेसी पूर्ण हार्ट, ईर्ष्या से भरा हुआ हृदय। हिज प्राइड इज शोन, उसका जो गर्व है वो दिखाई देता है। इन द फैक्ट, इस बात में, दैट कि ही वुड अलाउ ओनली ए मॉन्ग, कि वो सिर्फ एक साधु किस्म के व्यक्ति को ही अनुमति देगा टू पेंट हर पोर्ट्रेट,
कि उसके चित्र को बनाने के लिए। मोरोवर इसके अलावा ही वुड नॉट स्टॉप टू रिमॉन्स्ट्रेट हर कि वो उसको सुधारने की किसी भी प्रकार की दिलचस्पी प्रदर्शित नहीं करेगा। ही थॉट इट बिलो हिज डिग्निटी, उसको सुधारना या उसको समझाना वो अपनी प्रतिष्ठा के निम्न समझता है या प्रतिष्ठाहीन समझता है। द ड्यूक इन स्टेड ऑफ करेक्टिंग हर मिस्टेक, उसकी गलतियों को सुधारने की बजाय जो ड्यूक है वो फाउंड इट मेयर कन्वीनियंट टू गेट हर मर्डर्ड, उसे ये बात ज़्यादा सुविधाजनक लगी कि उसको समझाने की अपेक्षा उसकी हत्या करवा दी जाए। और वो कहता है आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, मैंने आदेश दिया और उसकी सभी प्रकार की मुस्कुराहट को समाप्त मैंने कर दिया, अर्थात मैंने उसको मरवा दिया, उसकी हत्या कर दी। थ्रू हिज नरेशन, उसके इस वर्णन के दौरान ड्यूक रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ द डचेस का कैरेक्टर भी दे रहा है एज ए फ्रैंक चार्मिंग गर्ल, किस रूप में कि वो एक बहुत ही मुक्त आकर्षक लड़की थी। हु केम फ्रॉम ए हैप्पी होम, बहुत ही प्रसन्नचित्त परिवार की थी। ए ब्राइट एंड ए ईगर ब्राइड, बहुत ही खुश मिजाज और उत्सुक रहने वाली वो दुल्हन थी। शी वॉज वन ऑफ दोज लवली वुमेन, वो उन खूबसूरत महिलाओं में से, प्यारी महिलाओं में से एक थी। हुज किन एंड रेस्पॉन्सिवनेस आर एज नेचुरल एज सनलाइट, जिसकी प्रतिक्रिया और जिसके जो काइंडनेस दयालुता है वो ऐसी प्राकृतिक थी जैसे कि सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है। शी लव्ड टू वॉच द सनसेट फ्रॉम हर टेरेस, अपने आंगन से वो सूर्यास्त के दृश्य को देखना पसंद करती थी। शी लव्ड टू पेट द म्यूल, खच्चरों को पालना पसंद करती थी। एंड वॉज डिलाइटेड, और प्रसन्न हो जाया करती थी व्हेन समवन ब्रॉट हर ए गिफ्ट ऑफ चेरीज, जब कोई उसके लिए सुंदर सुंदर चेरी को उपहार में लेके आया करता था। ऑल दिस इज रिवील्ड बाय ड्यूक ऑफ फरेरा हिमसेल्फ, ये सारी बातें ड्यूक खुद के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त की गई हैं। वाइल ही इज शोइंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट डचेस, जब वो अपनी मृत पत्नी के चित्र को दिखा रहा था टू द एनवॉय, दूत को, ऑफ काउंट के, हु हैज़ कम टू सेटल हिज मैरिज, जो कि उसकी शादी तय करने आया था विद हिज मास्टर्स डॉटर, अपने मालिक की पुत्री की। द ड्यूक रिवील्स हिज ग्रीडी नेचर, अपना लालची स्वभाव भी वो प्रकट कर देता है। एज ही क्लेवरली लेज डाउन बिफोर द एनवॉय, जबकि वो बड़ी चतुराई से दूत के सामने रखता है हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिच डावरी, अपने समृद्ध एक खुशहाल बहुत ज़्यादा दहेज की इच्छा रखता है। उस समय वो बड़ी चतुराई से अपने लालची स्वभाव को भी प्रदर्शित कर देता है। इन ऑर्डर टू गिव ए नेचुरल टच टू द पोएम, इस कविता को एक प्राकृतिक टच देने के लिए द आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन और एक कलात्मक प्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ड्यूक की इस रिवील दिखाई गई है। दस इट इज़ ऑन एन इंटेंस आयरनिकल नोट, अब यहाँ पर हम एक व्यंग्यात्मक भाव भी देखते हैं। दैट द पोएम कम्स टू एन एंड, और इस व्यंग्यात्मक भाव के साथ ही कविता जो है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर कई नाम आए हैं, एक नाम आया है, मैं आपको थोड़ा सा, ये तो मैंने समरी आपको बताई है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि कुछ टिपिकल वर्ड आए हैं। जैसे कि एक आया है शब्द हमारे सामने, इमेजिनरी आर्टिस्ट का नाम आया है फ्रा पेंडोल, जो कि एक काल्पनिक कलाकार है। ये एक कलाकार है। फ्रा जो है वो एक शॉर्टन फॉर्म है एक प्रायर की, जिसका मतलब है पादरी। ये नाम हमारे सामने उसने कवि ने लिया है।
जान करके काल्पनिकता को प्रदर्शित करने के लिए और अपने घमंड को और अपने जेलसपूर्ण और अपने सस्पिशियस स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं मैंने जान करके इस काल्पनिक नाम को लिया है ताकि मेरी पत्नी और जो चित्रकार है उसके बीच कोई किसी भी प्रकार के संबंधों को स्थापित करने की या संबंध होने की बात ना कर सके। हम अगले वीडियो में अपनी इस पोयम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। अभी मैंने इसकी आपको समरी बना के बताई है। धन्यवाद आज के लिए।